हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए। यहाँ पे साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक लिख रखा है मैंने इसलिए क्योंकि पिछले 5 वर्षों में साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपकी बात करें नेवी के एग्ज़ाम में हो या फिर कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में हो। कोस्ट गार्ड में पता है नेवी एसएसआर एमआर के एग्ज़ाम की बात कर ले या फिर आपकी डीबी कोस्ट गार्ड की बात कर ले, जो भी साइंस कोस्ट गार्ड पहले आपको पता है कितने शिफ्टों से चल रहा है एग्ज़ाम, कितने सालों से ऑनलाइन चल रहा है। पहले ऑफलाइन भी चलता था और फिलहाल फिर से नेवी ऑफलाइन हो गया है, कोस्ट गार्ड ऑनलाइन ही चल रहा है। तो इन सारे वर्षों के मिला के अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो 5 वर्षों के मैंने क्वेश्चन को कलेक्शन करके रखा है। तो सारे क्वेश्चन एक साथ कराने वाले हैं, तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं है उतना लंबा वीडियो में। तो मैंने क्या किया है, इसको क्लास वाइज रिवाइज़ किया है। अगर इस क्लास में आपका अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा तो इसका पार्ट 2 जल्द ही आप लोग को मिलेगा। ओके, तो पार्ट 1 ये आपको स्टार्ट हो रहा है आज, और अच्छा खासा सपोर्ट आपको लाइक करना है, शेयर कर देना है। जो भी बच्चे आए हैं ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको चाहिए पार्ट 2 इसका तो ज़रूर आप बताइएगा क्लास देखने के बाद। तो फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। साइंस में अगर डर लग रहा है तो इस क्लास के बाद आपको साइंस का गेम ओवर हो जाएगा। एंड जो भी इसका और भी क्वेश्चन होगा मैं आपको और भी पार्ट में करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले जो आपके लिए एकदम रामबाण की तरह ये काम करेगा। जिस तरीके आपका फिजिक्स का मैंने आपको पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला एक वीडियो में लगभग 1.5 घंटे के वीडियो में कंप्लीट कराया, इसमें भी मैं साइंस को खेल ख़त्म करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, मतलब कि सिलेक्शन लेना है तो वो बच्चे यहाँ पे रुके रहेंगे, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब कि जल्दी आपसे रूबरू हो जाएंगे नेक्स्ट पार्ट को लेके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। साइंस का महाकुंभ समझ लीजिए। साइंस का महाकुंभ, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है वो आपको बताना है। और यहाँ पे देख सकते हैं 331 मीटर पर सेकंड मैंने लिख रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर है। मतलब कि ऑप्शन वगैरह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर ऑप्शन से कराए तो मैं यही क्वेश्चन आपको आराम से रोज़ 4-4 घंटे की क्लास लगा दूँ। इस तरह का नहीं कराना है, जल्द से जल्द ख़त्म करना है, क्योंकि आपका टाइम बचे और आप जो ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करें। ओके, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही जो भी मैंने नोट्स मैंने रखा है वो आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखाने वाले हैं, मतलब कि डायरेक्ट आपको कराने वाले। ओके, और टॉपर्स नोट्स है ये भाई साहब, ऐसे ही नहीं बनाया गया है, बहुत ही मुश्किल से बनाया गया है, बहुत ही मुश्किल से मिला है, आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो हवा में ध्वनि की गति क्या होती है भाई साहब? तो डायरेक्ट यहाँ पे 331 मीटर पर सेकंड लिखा गया है, तो 331 मीटर पर सेकंड। आपके एग्जाम में 332 मीटर पर सेकंड भी मिल सकता है, तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 331 और 332 में कौन सा राइट हो जाएगा? तो 332 सबसे, और दोनों ऑप्शन आएगा नहीं। ओके, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है भाई साहब? तो वो होता है 310 केल्विन या फिर 310.15 यहाँ पे केल्विन। इस तरीके से या तो ये ऑप्शन में रहेगा या फिर ये ऑप्शन में रहेगा। 310 केल्विन आपको याद रहेगा तो आप जरूर टिक कर दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, 310 आपको याद करके रखना है। ओके, ये आपका दूसरा क्या हो गया। इसमें आपको मैंने ऑलरेडी इसको बताया था कि आपका मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है केल्विन में कुछ होता और होता है, फ़ारेनहाइट में इसका मान कुछ और होता है, और सेल्सियस में कितना होता है वो भी बता दीजिए। तो वो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे जल्दी, ऑलरेडी बता भी रखा है। सेल्सियस में कितना होता है भाई साहब? जल्दी से जल्दी बताइए, तो देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी आगे कुछ होने वाला। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है भाई साहब, तो इसके हिसाब से तो ये डिस्टर्ब होगा ना। तो चलिए यहाँ पे पारा ये लिख रखा है मैंने, नोट कर लीजिए। सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, इसको और भी क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आएगा। चलिए मैंने जैसे कि बताया आपको, ये पारा यहाँ पे दिया है, लेकिन अगर आपका चांदी रहेगा ऑप्शन में तो चांदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चांदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होता है। इसका जो होता है प्रतीक जो होता है Ag होता है, और इसका परमाणु संख्या 47 होता है, वो आपको नोट कर लेना। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या गलत पढ़ा है। गलत नहीं है भाई साहब, यहाँ पे अगर चांदी रहेगा तो चांदी आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रकाश एक है, प्रकाश क्या है भाई साहब? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है भाई साहब? अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, नोट कर लेना है फटाफट। ओके, एक वस्तु अधिकतम भार देती है कब? एक वस्तु जो है वो अधिकतम भार देती है
वो कब देती है भाई साहब? तो वो होता है निर्वात में। कब देती है? निर्वात में जब होता है तो वो वस्तु अधिकतम भार देती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो आपको बताना है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो होता है फॉर्मीमीटर, राइट, फॉर्मीमीटर। तो आप नोट कर लीजिए, लंबाई की सबसे इकाई छोटी जो होती है वो है फॉर्मीमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा थोड़ा मूस भी खा गया है, मतलब चूहा खा गया है, जिसे भोजपुरी में मूस बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चूहा भी खा गया है, इसलिए ही समझ लीजिए कि कितना पुराना ये क्वेश्चन को रख रखा है बचा के, तो समझ सकते हैं आप। हीटर में बोलेंगे इतना साल पुराना, भाई साहब आता है वही क्वेश्चन आता है। एक हीटर में तार किस चीज़ का बना होता है वो आपको बताना है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हीटर में तार बना होता है वो डायरेक्ट नाइक्रोम का बना होता है। तो आपको नोट कर लेना है नाइक्रोम का, किस चीज़ का? नाइक्रोम का बना होता है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था, वो आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था। चलिए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था भाई साहब? तो सर आइजैक न्यूटन जो थे महाराज, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो न्यूटन महाराज ने दिया था। चलिए, पोजिट्रॉन की आविष्कार किसने किया था भाई साहब? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। तो ये भाई साहब नेवी के MR एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन, पोजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था, तो इसलिए ये रख रखा है, अदरवाइज नहीं कराया जाता। ओके, तो पोजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था? तो एंडरसन थे, एंडरसन, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंडरसन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। तो चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको देता हूँ, आपको बताना है। ओके, तो चलिए बताइए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, रक्त का शुद्धिकरण जो होता है, प्यूरिफाई कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। और मैं इसका राइट आंसर लिख दूँ, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है भाई साहब, बताइए। तो वो होता है गुर्दे में। तो लिख सकते हैं कहाँ पे, तो गुर्दे में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में क्या दे रखा है भाई साहब? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? जो सापेक्ष आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, ओके, ह्यूमिडिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो भाई साहब हाइग्रोमीटर के द्वारा आपका मापा जाता है। तो आपको नोट कर लेना है, किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। यांत्रिक शक्ति की SI इकाई है, ये भी MR के एग्ज़ाम में आ चुका है आपका। तो इसलिए कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि इतना आसान है कोई और कोई हार्ड है। ओके, तो बिल्कुल भी नहीं बोलिएगा, क्योंकि बेसिक टू एडवांस आपको पता है 5 वर्षों का क्वेश्चन रखा गया है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। यांत्रिक शक्ति की SI इकाई है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है शायद। यांत्रिक शक्ति की इकाई SI इकाई है। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको पावर ना पूछ के यांत्रिक शक्ति की SI इकाई है, इसलिए घुमा के पूछा है। तो वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट आपसे शक्ति भी पूछे, पावर भी पूछे, तो वाट ही आंसर होगा, जो कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा चलेंगे 13 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति क्या होती है वो आपको बताना है। वैक्यूम या फिर हवा में प्रकाश की गति जो होती है वो क्या होती है? और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका होता है। कितना? वैक्यूम या फिर हवा में प्रकाश की जो गति होती है यही होती है। अगर बात कर ले कार्य की क्या इकाई होती है, कार्य की यहाँ पे इकाई क्या होती है ये पूछना है। ये क्या है? इकाई ही ना है भाई साहब, कार्य का यूनिट है। तो वर्क का यूनिट क्या होगा भाई साहब? तो हो जाएगा जूल। चलिए नोट कर लीजिए, कार्य का जूल हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 दे रखा है, 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होगा? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए तो शायद बच्चे चकरिया जाएँ। ओके, 1 किलोग्राम राशि दो, यहाँ पे राशि लिखा है तो आप समझिएगा राशि का वज़न जो है न्यूटन में कितना होगा वो आपको बताना है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे 9.8 न्यूटन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको बताया था मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में मैंने बताया था 310 केल्विन आपका होता है, या फिर 310.15 केल्विन आपको लिखा है, ज़्यादातर यही मिलेगा आपको। और फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको होता है फ़ारेनहाइट में। और ये हो गया केल्विन, ये फ़ारेनहाइट। अभी सेल्सियस में बात करेंगे, जैसे कि मैंने बता रखा है यहाँ पे। सेल्सियस में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस में
डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में आपका 310 केल्विन, सॉरी केल्विन में 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 98.6 आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये नोट कर लेना है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। देखिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में दे रखा है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, वो आपको बताना है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो चलिए प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई साहब, ऑलरेडी शायद मैंने आपको बता भी रखा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए फिर से मैं आपको बता दूं, बैच वाले बच्चों को पता होगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई साहब, तो वो थे चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। चलिए उसके बाद चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है यहाँ पे ये 20 नंबर। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो कौन सा पाया जाता है, और इसका आंसर आपको कहाँ देना है, इसका आंसर आपको देना है HW में। कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि जो आपका ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बीच बीच में मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहूँगा इसी तरीके से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो अधिक होती है या फिर कम होती है। मैं इसको क्वेश्चन को लिख देता हूँ, स्टार मार्क आप लिख सकते हैं। क्लोरीन की जो होती है, क्लोरीन की क्या होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जो बंधुता जो होती है वो कम होती है या अधिक होती है, आपको बताना है। तो चलिए मैं बता दूं आपको, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की वो होती है अधिक, तो आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। एंड 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आप देखिएगा 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस या तत्व पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य में जो सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई गैस या फिर तत्व पाया जाता है तो हमारा हाइड्रोजन। कौन सा गैस पाया जाता है भाई साहब, हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन या फिर, और इसको क्या जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको नोट करते चलना है, जितना तेज़ी में बोल रहा हूँ उतना तेज़ी में नोट करते चलना है। चलिए ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। ओके, एक तो आपको मैंने बताया कि जो आपका सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर जो कि जिससे मापा जाता है, और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था वो आपको बताना है। तो चलिए बता दूं मैं, सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था भाई साहब, वो दिया था आइंस्टीन ने, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको, आइंस्टीन जी को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 23 में दिया तैरने का सिद्धांत किसने दिया था, या घनत्व निकालने का। ओके, तो चलिए बताइए तैरने का सिद्धांत किसने दिया या घनत्व निकालने का, तो ये आपको बताना है। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है, और ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है तो आप लोग तो आंसर दे ही दीजिएगा। तो आर्किमिडीज दे रखा है, आर्किमिडीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे अगर इसी को मैं बढ़िया से डिज़ाइन करके आपको कराऊं तो और अच्छा खासा टाइम भी लगेगा, और इसको को मैं कराऊं तो अच्छा खासा आपके पास टाइम भी मतलब कि आपको लगेगा। तो मैं इसके लिए इसलिए करा रहा हूँ कि आपका समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। ओके, तो बिल्कुल भी कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि अगर इसी को कोई दूसरा टीचर अगर जैसे बोलते हैं ना बढ़िया से डिज़ाइन करा के और लिख दे कि टॉप 100 क्वेश्चन जो कि अब की बार आने वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे उस पर जाएंगे देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। बट मैंने इसको इस तरीके से लिखा है तो शायद आप लोग को लगे कि ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो नहीं भाई साहब, फेंकता तो पहले बात मैं हूँ। चलिए इसको लिख दें, गोइटर या थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसके कमी के कारण होती है, आपको बताना है। गोइटर या थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसके कमी के कारण होता है, वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो आपको नोट कर लेना है। आयोडीन की कमी के कारण गोइटर या फिर थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसके कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण। एक बोलते हैं ना घेंगा रोग बोलते हैं ना, घेंगा रोग बोलते हैं, ऐसे आप लोग को पता होगा, जो बिहार संघ उनको पता होगा। 25 पे चलेंगे, साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन के लिए। साइटोलॉजी किसके लिए होता है, कोशिकाओं के अध्ययन के लिए साइटोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
का इस्तेमाल किया जाता है? साइटोलॉजी का इस्तेमाल किसके लिए? कोशिकाओं के अध्ययन के लिए साइटोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। तो आपको नोट कर लेना है। रोग एथलीट फूट किसके कारण होता है वो आपको बताना है। रोग एथलीट फूट किसके कारण होता है? तो रोग एथलीट फूट भाई साहब किसके कारण होता है? तो वो होता है कवकों के कारण। तो आपको नोट करना है रोग एथलीट किसके कारण होता है, फूट किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, इस अध्ययन से रिलेटेड मैं कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता होगा कि कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, तो इसी तरीके से कुछ और भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आपको लिखवा दूँ। अगर बात कर ले आपका यहाँ पे किस चीज़ की बात करें, कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? साइटोलॉजी कहेंगे। और अगर बात कर ले आँख का अध्ययन तो आपको लिख लेना है। चलिए मैं लिख देता हूँ। आँख के अध्ययन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई साहब? तो ऑफ्थल्मोलॉजी कहेंगे। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ऑफ्थल्मोलॉजी आँख के अध्ययन को कहते हैं भाई साहब स्टडी ऑफ आई, ऑफ्थल्मोलॉजी। अगर स्टडी ऑफ किडनी की बात कर लो, मतलब किडनी का अध्ययन की बात करें तो नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी ये आपके हो सकता है इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपको वन वर्ड में दिखाई दे, हो सके तो मिल जाए। स्टडी ऑफ किडनी की बात कर ले, मतलब किडनी के अध्ययन के बारे में बात करें तो आपको मिलता है नेफ्रोलॉजी में। तो मैं जो भी होता है पता है आपको, जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो मैं नोट कराते चलता हूँ। नेफ्रोलॉजी आप लिख लीजिए। अगर बात करें कवकों के अध्ययन की, तो कवक के अध्ययन को जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है रोग एथलीट फूट किसके कारण? तो कवक के कारण होता है। तो कवकों का जो अध्ययन होता है स्टडी ऑफ फंगी जिसे बोलेंगे इंग्लिश में, स्टडी ऑफ फंगी। लिखिए फटाफट, स्टडी ऑफ फंगी नोट करिए, स्टडी ऑफ फंगी। और फंगी मतलब होता है कवक, तो नोट कर लीजिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? इसको कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। आप नोट कर सकते हैं माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी, ओके, या फिर कवक जो भी बोलिए। अगर बात कर ले शैवाल के, स्टडी ऑफ एल्गे को ही शैवाल कहते हैं। एल्गी जो होता है स्टडी ऑफ एल्गी। इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे, ओके। तो स्टडी ऑफ एल्गी जिसे बोलेंगे शैवाल। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको लिखवा दूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइकोलॉजी मतलब PHY फाई और PHY फाइको और लॉजी। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी वही लिखा जाएगा, इसका दूसरा कोई मीनिंग नहीं होगा, ओके। तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा। अगर बात कर ले पक्षियों के अध्ययन के बारे में, अगर पक्षियों के अध्ययन की बात कर ले, बर्ड्स के बारे में, स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात कर ले, स्टडी ऑफ बर्ड्स। चलिए स्टडी ऑफ जो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, अब नहीं लिखूंगा, ओके, नहीं लिखूंगा इसलिए, जिससे आपको थोड़ा सा और समय बचे। तो ये हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। तो ये आपको नोट कर लेना, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन जिसे कहेंगे, ओके। एंड चलेंगे क्वेश्चन आपका और भी है जैसे इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूं। दांत या मुख का अध्ययन की बात कर ले तो दांत या मुख के अध्ययन की क्या कहेंगे? दांत या मुख के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो स्टडी ऑफ आपका जो होता है दांत या मुख का अध्ययन की अगर बात कर ले ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत या मुख के अध्ययन के लिए क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी। अब इससे कोई हड्डी वाला रिलेट ना कर लीजिएगा आगे, हड्डी ओडो तो ओडोंटोलॉजी हड्डी वाला आ जाएगा, ओके। तो ये बिल्कुल भी ना करिएगा भाई साहब। और भी इम्पॉर्टेंट है फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, मैंने ऑलरेडी लिखवा भी रखा है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये सब। चलिए अब अगर और भी जैसे बात कर ले मछलियों का अध्ययन क्या होता है? स्टडी ऑफ फिश, तो इक्थियोलॉजी होता है, इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश। अगर कीटों की बात कर ले स्टडी ऑफ इंसेक्ट, देखिए स्टडी ऑफ इंसेक्ट की बात कर ले, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो होता है वो होता है आपका क्या चीज़? जल्दी से बताए। इंटोमोलॉजी। क्या होता है? इंटोमोलॉजी, ओके, इंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगर बात कर ले यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है विषाणु, स्टडी ऑफ वायरस की बात कर ले, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विषाणु। स्टडी ऑफ वायरस की बात अगर करें तो स्टडी ऑफ वायरस होता है वायरोलॉजी। चलिए जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर, रक्त एक संयोजी उत्तक है, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट लिख रखा है आंसर। रक्त एक संयोजी उत्तक है।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही बार आया है नेवी हमारे एग्ज़ाम में पहले, अब तो नहीं क्योंकि पता है ऑफलाइन हो गया है फिर से और अब फिर से आ रहा है। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो नोट करते चलना है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम अपने 29 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन 29 दे रखा है, मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है, वो आपको पता है। मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो मानव शरीर में जो विटामिन ए को कहाँ संग्रहित करता है जी भाई, तो होता है जिगर, जिससे लीवर हम बोलेंगे। तो जिगर आपको नोट कर लेना है। मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित करता है वो आपको नोट कर लेना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अपने 30 पे, और 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको इम्पॉर्टेंट है तो मैं लिखवाना चाहूँगा कि आपका जो आपको आपने सुना होगा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो मैं लिखवाता हूँ, स्टार मार के आप लिख लीजिए। विटामिन जो के की अगर कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है। आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो उससे क्या होगा, विटामिन के की कमी के कारण क्या होगा, तो कमी के कारण आपका होगा, लिख लीजिए, इधर लिख देता हूँ मैं। इसके कारण जो होता है आपका रक्त का जो थक्का बनता है ना, वो बनना बंद हो जाएगा। रक्त का थक्का न बनना, यही आपका कारण हो जाएगा विटामिन के का जो कमी होगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया। और ये कल ही क्वेश्चन मैंने कराया था आपके कल वाले शाम को जो 7 बजे चलता है। तो विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया वो आपको बताना है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता विकास के, तो राइट आंसर तो मैंने लिख ही रखा है, लेकिन आप लोग भी बताने की कोशिश करिए, हो सकता है उससे रिवाइज हो। देख के ही बताइए, ज़रूर एक बार लिखिए। ओके, लिखिएगा तो क्या होगा, एक बार फिर से रिकॉल होगा दिमाग में, तो रिवाइज होगा। ओके, तो जो भी आंसर आपको दिख रहा है याद है तो अपने मन से लिखिए, याद नहीं है तो देख के ही एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। ओके, तो डॉर्विन हो जाएगा। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31, पुष्प रहित पौधे होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो पुष्प रहित पौधे क्या होते हैं, तो क्रिप्टोगोम्स होते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। पुष्प रहित पौधे क्या होते हैं, तो क्रिप्टोगोम्स होते हैं। ओके, तो आपको नोट करते चलना है। क्वेश्चन बात करेंगे 32 पे, इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता, यहाँ पे आपको जैसे कि दिखा दे रहा है, इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आंसर लिख रखा है, तो यहाँ पे जर्मेनियम है, तो आपका तो ये भी आप कहिएगा कि ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो चलिए आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो जर्मेनियम यहाँ पे अगर आपको मिले तो ज़रूर टिक कीजिएगा। बाकी इसका मैं आपको, अगर इसमें इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट वाले में, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ आप लोगों का। इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन देखने लगूँगा आप लोग का रिप्लाई फिर करना पड़ेगा, और क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपका रिप्लाई भी करना पड़ेगा, और रिप्लाई करना पड़ेगा मतलब कि क्लास और भी बड़ा होते चला जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आएंगे। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है वो आपको बताना है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है लगभग आपको बताना है, तो 1.46 kg आपको नोट कर लेना है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। बर्नौली का प्रमेय होता है, क्या होता है भाई साहब, बर्नौली का प्रमेय जो होता है वो होता है ऊर्जा संरक्षण, तो आपको नोट कर ही लेना है। बर्नौली का प्रमेय जो होता है ऊर्जा संरक्षण होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो अधिकतम ऊर्जा कौन रखता है भाई साहब, तो वो है भाई साहब बैंगनी प्रकाश जो है अधिकतम ऊर्जा रखता है। ये क्वेश्चन भी शायद मैंने आप लोग को करा रखा है, तो नोट कर लीजिए, बैंगनी प्रकाश अधिकतम ऊर्जा रखता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे दिया है, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है, आपको बताना है। सौर विकिरण जो होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है कि सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, पायरोमीटर। मैंने बोला ना, देख के ही आपको आंसर मिल रहा है, फिर भी देख के ही आप लोग लिखिए, उससे आपको क्या होगा, रिवीजन होगा। तो रिवीजन होगा तो भाई साहब डबल फ़ायदा हो जाएगा ना। एक तो मैं बोल रहा हूँ कान में ईयरफोन लगाना है तो लगा लीजिए, अदरवाइज़ फुल साउंड कर लीजिए। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर। और एक बार ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, और लग रहा है तो अच्छा, तो लाइक जो इसने नहीं किया कर दीजिए, और शेयर भी एक बार कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा हमें भी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया भाई साहब,
तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने किया एक्सरे का आविष्कार। ओके, नोट कर लीजिए। चलेंगे 38 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा। परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा परमाणु बम जो है विकसित किया गया। किसके द्वारा? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। ओके, अगर बात कर ले मिसाइल किसने विकसित की, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको लिए रखता हूँ। ये 38 हो गया, ये 39 हो गया। मिसाइल किसने विकसित की वो आपको बताना है। और सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है? कमेंट सेक्शन में, लाइव वाले चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में आप लोग पुट कीजिए क्वेश्चन, जिससे मुझे दिखाई दे। क्योंकि लाइव चैट में ये क्वेश्चन अगर आप पुट कीजिएगा तो लाइव क्लास के दौरान तक ही वो होता है, बाद में वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए कॉमेंट में जो भी लास्ट में क्वेश्चन रहा करे, या फिर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहा करे, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए टिक करके और मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया करें। मैं आपको देख के एक बार फिर से बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा दे रखा है कि हाइड्रोजन बम किसने खोजा था? तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किसने खोजा था। तो कौन थे भाई साहब? एडवर्ड जेनर। मैंने बताया एडवर्ड टेलर। जो आपको बताना है क्या, देख के ही आपको बोलना लिखना है बार बार। ओके, स्कूटर का आविष्कार। तो स्कूटर का आविष्कार किसने किया? विम ऑबटर। अब बहुत सारे बोलेंगे ये जीके जीएस का क्लास है, तो जीके जीएस ही समझ लीजिए। जीके और जीएस दोनों मिक्सअप करके ये क्वेश्चन आपके जीके में शायद मिले, साइंस में बहुत कम मिले। तो जीके वाले जीके जीएस को ही मिक्सअप ये, लेकिन सारे क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़कर सारे साइंस के क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम है। तो साइंस के ही, आविष्कार रिलेटेड है तो साइंस ही है, बट ज़्यादा चांस है आपके जीके के एग्ज़ाम में पूछ ले, लेकिन अब उतना नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन जो है, बट याद करना ज़रूरी है। इनमें से किसकी न्यूनतम प्रतिरोधकता होती है? तो वो है भाई साहब चांदी। आपका चांदी का प्रतिरोधकता जो होता है वो न्यूनतम होता है, वो आपको नोट कर लेना है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो विभवांतर को मापने के लिए भाई साहब वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। ओके, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 दिया है, विद्युत आवेश को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? विद्युत आवेश को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो है कौन सा भाई साहब? विद्युत आवेश को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो है कूलम। तो विद्युत आवेशों को मापने के लिए कूलम इकाई जो है उसको उपयोग किया जाता है, तो आपको नोट कर लेना है। चलेंगे विभवांतर को मापने, मैंने ऑलरेडी बताया क्वेश्चन, विभवांतर को यहाँ पे मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। और यहाँ पे देखिए विभवांतर को मापने के लिए इकाई है वोल्ट या फिर वाल्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें वोल्ट या फिर वोल्ट मीटर, तो यह ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कौन नहीं कर सकता है भाई साहब? विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। तो ये सेक्शन 2 के फिजिक्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी सेक्शन 2 वाले बच्चे जरूर देख रहे होंगे इसे भी, इस क्लास को भी, तो IR², जो कि विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 47। जब तार का व्यास दोगुना होगा तो इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? मैंने आपको कल फिजिक्स वाला जो कंप्लीट रिवीजन कराया था फॉर्मूला, शायद वो क्लास देखिएगा तो ये वाला आपको वहाँ पे दिखाई देगा। अगर व्यास को अगर क्या किया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो कितना गुना हो जाएगा, वो आपको मैंने उसमें फॉर्मूला करा रखा है। व्यास को दोगुना किया जाएगा, अगर त्रिज्या को दोगुना किया जा रहा है, या फिर आपकी लंबाई को दोगुना किया जा रहा है, तो वो सारे तीनों चारों क्वेश्चन बनते हैं। वो 100% ये जाके मैंने आपको करा रखा है। एक बार जाके जो भी बच्चे कल वाला क्लास नहीं देखे ना, तो कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला रिवीजन मैंने करा रखा है, वो ज़रूर देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट भी आया। एक बच्चे हैं संदीप यादव, बोल रहे हैं कि आप जो बोलते हैं होता तो है, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही आप ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। उन्होंने कमेंट सेक्शन किया था, शायद आप लोग ने देखा भी होगा, कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पे बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये है वो है, बहुत कुछ बोला उन्होंने। तो मैंने उनको इग्नोर किया, क्योंकि रोकने वाले बहुत आते हैं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि जो दूसरे चैनल वाले होते हैं ना, वैसे वैसे कांड करते रहते हैं, जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट हो। अगर पता है आपको, अगर किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को बर्बाद करना है तो उसको क्या कर दो, उसको डिस्टर्ब कर दो। डिस्टर्ब होगा उस 100% वो बर्बाद होने वाला ही है, समझिए। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है भाई साहब, आप जिसको जो कहना है कहिए। ओके, बट आप लोग ज़रूर जानते हैं ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि या हड्डी। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं भाई साहब? अस्थि या हड्डी में पाए जाते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, तो लोग दूसरे जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे चैनल वाले वो डिस्टर्ब करते हैं, तो बिल्कुल भी
उसके चक्कर में ना पड़िए, और जिसको चक्कर में पड़ना है वो भाई साहब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला। कॉक के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि माइकोलॉजी कहते हैं कॉक के अध्ययन को। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। तो आपने नोट किया होगा, फिर से मैं आपको बता दूं। चलिए, फॉर्न किस वर्ग में आता है ये आपको बताना है। फॉर्न किस वर्ग में आता है, बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में चिपक जाए। ओके, फॉर्न किस वर्ग में आता है भाई साहब, तो यह है आपका टेरिडोफाइट, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्न किस वर्ग में आता है, टेरिडोफाइट में। चलिए बात करेंगे एलवी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, एलवी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एलवी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, ऑलरेडी ये मैंने बता रखा आपको, पिछला मैंने कराया था जो मतलब इसी वीडियो में थोड़ा देर पहले मैंने कराया आपको। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कौन से नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कितने नंबर पे था, हाँ तो वो था आपका, मैं बता दूँ, यहाँ पे था साइटोलॉजी, 25 नंबर के पास मैंने आपको कराया था। चलिए, यहाँ पे स्कूटर वाला हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये फाइट। चलिए, ये ब्रायोफाइट से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं वो आपको बताना है। और जो भी बच्चे बता रहे हैं, जिसको पता है बिना देखे बोलेगा, और जिसको नहीं पता है वो देख के ही आंसर लिखे एक बार, ताकि आपको रिवाइज हो। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं, आपको 3 बार बोलना है। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं, उभयचर। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं, तो उभयचर। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं, उभयचर। मैं नहीं बोलूँगा, आपको बोलना है 3 बार, और कमेंट सेक्शन में लिखते चलना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपको बताना है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये भी आपका बायो से क्वेश्चन है, तो जरूर बताइए। पादप कोशिका जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो होती है भाई साहब सेलुलोज की। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। चलिए, हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम इस क्लास में 100 क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा सा तेज़ी में चलूँगा। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो ये होता है फल आवरण में। अफीम के किस भाग को, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो होती है सेलुलोज की बनी। और अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है, ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन कल कराया था, तो फल आवरण आपका राइट आंसर। ओके, एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 में किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है, तो वह है दालचीनी। दालचीनी जो ऐसा एक पौधा है, ऐसा पेड़ है जिसका छाल का उपयोग हम लोग मसाले में के करते हैं। किसका उपयोग, दालचीनी का उपयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ज़रूर नोट कीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे, एंड 56 में दे रखा है सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि जो सेलुलोज है किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है। देख के ही बताना भाई साहब, बताइए, देख के ही बताइए। सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है भाई साहब, तो वह है कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पे। चलिए 57 पे चलते हैं। 57 यहाँ पे मिस है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, 57 तो एक लोग बताइए। चलिए मैं यहाँ से कुछ 1-2 क्वेश्चन जीके से रख लूँ। पृथ्वी के नज़दीक, आपसे हैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी, ये समझिए। पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है भाई साहब, जल्दी से बताइए। पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो वो है भाई साहब मंगल। नोट करिए। चलिए चलेंगे फिर से साइंस वाले पोर्शन पे आ गए हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, वो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। ओके, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछना था तो पूछूं क्या, अगर सबसे छोटा फूल वाला पौधा अगर पूछा जाए तो वो कौन सा का, सबसे छोटा वाला फूल, अगर छोटा पौधा वाला फूल आपसे पूछा जाए तो बताइए। चलिए 57 में क्वेश्चन का रख देता हूँ। चलिए, सबसे छोटा फूल वाला पौधा, सबसे छोटा फूल वाला पौधा भाई साहब तो होता है ओलिफिया होता है, ओलिफिया। तो आप नोट कर लीजिएगा। ओके, ओलिफिया, ये आप नोट कर लीजिए, सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है जो कि। तो चलिए बात करेंगे, और सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा होता है, सबसे बड़ा फूल वाला पौधा बताइए। तो सबसे बड़ा फूल वाला पौधा, सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा होता है भाई साहब, जल्दी से बताइए। फूल की बात किया जा रहा है, छोटा फूल ओलिफिया, और बड़ा फूल का पौधा जो होता है वो कौन सा होता है, रेफ्लेशिया। नोट कीजिए, रेफ्लेशिया। ओके,
एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिर से, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। यहाँ पे दूसरा है चीज़ है लंबा पौधा पूछा जा रहा है। ओके, सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा पूछा जा रहा है, तो वो है यूकेलिप्टस। आपको नोट कर लेना है यूकेलिप्टस। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। एंड क्वेश्चन 59 में किस पौधे को सूर्य प्रेमी पौधा कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य प्रेमी पौधा सनफ्लावर को कहते हैं, उसे हेलियोफाइट जिसे कहा जाता है। आप नोट कर लीजिए हेलियोफाइट। शायद आपके एग्जाम में सनफ्लावर ना लिख के हेलियोफाइट ऑप्शन में आए और आप चकरा जाए, तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा किस पौधे को सूर्य प्रेमी पौधा कहा जाता है। एक तो सनफ्लावर लिख लीजिएगा या फिर हेलियोफाइट, दोनों लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए ब्रैकेट में। ओके, 60 नंबर पे आ चुके हैं। इनमें से कौन सी मानव शरीर की कोशिका सबसे बड़ी होती है, वो आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो होती है कोशिका, सबसे बड़ी शरीर की कोशिका जो होती है सबसे बड़ी होती है। कौन सी कोशिका जो शरीर की सबसे बड़ी होती है। ओके, तो आपको बताना है। हम देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देगा। इस शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन होती है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका या फिर तंतु कोशिका। नोट कर लीजिए, दोनों नोट कीजिएगा, तंत्रिका कोशिका या फिर तंतु कोशिका। आपके एग्जाम में कोई ना कोई ऑप्शन मिले ये दोनों में से, तंत्रिका कोशिका या फिर तंतु कोशिका। मानव जो है पुरुष में सबसे छोटी कोशिका है, वो आपको बताना है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन से मानव शरीर में, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका, मानव पुरुष की बात की जा रहा है, शरीर हटा दीजिएगा, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका है तो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा भाई साहब आपका शुक्राणु। मानव पुरुष में सबसे छोटी जो कोशिका है वो है शुक्राणु है, तो नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन में चलेंगे 62 पे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है भाई साहब, तो है भाई साहब यकृत बोलते हैं जिसे, और इंग्लिश वाले लिख लेंगे लिवर, तो आपको मिल जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लिवर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ये फिर से स्टार मार के लिखा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लीजिए। मैंने लिख रखा है तो ज़रूर ही इंपॉर्टेंट है, तभी लिख रखा है। जहाज के चक्के में या फिर टायर जो भी बोलिए, नाइट्रोजन और हीलियम गैस को भरा जाता है। नाइट्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और हीलियम, तो ये आप नोट कर लीजिए। हीलियम गैस को भरा जाता है, किसको, नाइट्रोजन और हीलियम गैस को किस में भरा जाता है, जहाज़ के चक्के में। तो आप कभी भी किसी से पूछ सकते हैं जहाज़ के टायर में कौन सी गैस को भरी जाती है, तो नाइट्रोजन और हीलियम दोनों नोट कर लीजिए, दोनों ही भरा जाता है। बात करें लंबा चलने वाली गाड़ी में नाइट्रोजन आता है। अगर जो लंबा चल रहा है, लंबा मतलब कि लंबा बहुत दूर तक सफ़र कर रहा है, उस गाड़ी वाले में उसमें क्या हवा, कौन सी हवा रहती है, तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। तो आपको नोट कर लेना लंबा चलने वाली। ओके, नोट कर लीजिए। चलेंगे 63 पे। प्रोड्यूसर गैस के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। ये शायद मैंने आपको कल ही कराया है, तो शायद ये दोनों गलती तो ना करिएगा, अपने मन से लिखिए। तो प्रोड्यूसर गैस के रासायनिक तो CO+N2 तो होता है प्रोड्यूसर गैस के रासायनिक सूत्र, और वाटर गैस का रासायनिक तो सूत्र होता है CO+H2। N2 होगा तो मतलब कि आपका हो जाएगा क्या चीज़, प्रोड्यूसर गैस, और H2 होगा तो समझ लीजिएगा जल हो गया, और जल हो गया तो वाटर गैस हो गया। ओके, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस और CO+H2 वाटर गैस। ओके, नोट कर लीजिए। एंड चलेंगे 65 नंबर क्वेश्चन पे। गामा किरणें होती है किसके द्वारा खोजी गई, वो आपको बताना है। गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई, गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई आपको बताना है। तो वो कौन थे, तो वो थे भाई साहब पॉल विलर्ड। तो आपको नोट कर लेना है गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई, तो पॉल विलर्ड के द्वारा खोजी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पे, और 66 में दे रखा है आवर्तसारणी का सबसे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है आंसर तो लिथियम है, तो क्वेश्चन आपका आवर्तसारणी का सबसे हल्की धातु कौन सी है वो बताना है। सबसे हल्की धातु। ओके, और तो यहाँ पे आंसर सबसे हल्की धातु कौन सी है, आवर्तसारणी का सबसे हल्की धातु है तो है भाई साहब लिथियम। तो आपको नोट कर लेना। इसका सिंबल की बात कर ले तो यहाँ पे Li इसको नोट किया जाता है। अगर सबसे हल्की गैस की बात करें तो कौन सा होगा, सबसे हल्का गैस कौन सा होगा भाई साहब, सबसे हल्का गैस, सबसे हल्का, तो सबसे हल्का भाई साहब हाइड्रोजन, आप नोट कर लीजिए हल्का गैस। ओके, और अगर धातु पूछ ले आपसे तो धातु आपका लिथियम हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पे। आवर्तसारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 67 कि आवर्तसारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, वो है भाई साहब आपका हीरा, डायमंड जिसे बोलेंगे।
आवर्तनी का सबसे कठोर तत्व है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पे। एंड 68 में दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले किसने समझाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले किसने समझाया था वो आपको बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले किसने समझाया था वो था एस्टर्ड। तो आपको नोट कर लेना है एस्टर्ड। ओके, वो कौन थे भाई साहब, एस्टर्ड थे, तो आपको नोट जरूर कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पे। टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। एक एडवर्ड जेनर। कौन थे भाई साहब, एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है, काउ टॉक्स के लिए। किस लिए काउ टॉक्स के लिए, तो जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है, काउ टॉक्स के एडवर्ड जेनर थे जो, तो आपको नोट कर लेना है। एंड चलेंगे किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 में थर्म किसकी इकाई है भाई साहब, तो वो है थर्म जो है ऊष्मा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, इकाई ऊष्मा होती है। थर्म किसकी इकाई, तो ऊष्मा की होती है। किसकी इकाई, थर्म किसकी इकाई है भाई साहब, तो ऊष्मा की इकाई है। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समझिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 171 में दे रखा है प्लांक नियतांक की इकाई है, वो कौन सी इकाई है भाई साहब, प्लांक नियतांक की। तो प्लांक नियतांक की इकाई जो होता है जूल सेकंड, आपको नोट कर लेना है। एक इससे और पूछता है कोणीय संवेग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोणीय संवेग, ये नोट कर लीजिएगा, कोणीय संवेग। ओके, कोणीय संवेग जरूर नोट कीजिएगा भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। प्लांक नियतांक को कोणीय संवेग समझ लीजिए, दोनों भाई भाई की तरह है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए आपके, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो किसी ना किसी शिफ्ट में प्लांक नियतांक से आपसे बीमा पूछ ले, या फिर कोणीय संवेग का बीमा पूछ ले, डायमेंशन पूछ ले, तो जरूर नोट कर लीजिएगा, या फिर आपसे इकाई पूछ ले। ओके, और इसका चलिए मैं बता दूं आपको, बीमा भी बता दूं, प्लांक नियतांक हो या फिर आपका कोणीय संवेग हो, दोनों का बीमा सेम होता है। मैंने बोला ना, दोनों भाई भाई की तरह हैं, तो दोनों का बीमा भी सेम होता है। और बीमा क्या हो जाएगा आपका, ml² t⁻⁻1। तो जरूर नोट कर लीजिए, ml² t⁻⁻1। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पे। सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, और सापेक्षिक आर्द्रता को नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया, जैसे कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बताया ही, वो है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, तो आप नोट करिए। एंड इसको क्या होगा, सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो प्रतिशत में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, प्रतिशत में मापा जाता है, नोट कर लीजिएगा। एंड सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा भाई साहब। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 पे। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है वो आपको बताना है। तो तापमान की एसआई यूनिट केल्विन होती है। ये सारे क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी मतलब ही, तो कुछ भी मतलब नहीं समझिए। उसमें कुछ एमआर के क्वेश्चन भी है जो आपको ईजी लग रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत पहले से लिख के रखा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर की तरह ही दिखाई देंगे। और आज से 4 साल पहले 3 साल पहले उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। ओके, तो इसके लिए हिसाब से आपको चलना है। 74 फोटान निम्नलिखित में किसकी मूलभूत इकाई है। अगर ये क्वेश्चन भी आए, अगर बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन गलती करेंगे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें भी तो ये गलती कर सकते हैं ना। फोटान निम्नलिखित में किसकी मूलभूत इकाई है भाई साहब। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोटान है प्रकाश की मूलभूत इकाई है। किसकी है, तो प्रकाश की मूलभूत इकाई है, नोट करना है। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई साहब, चलिए बताइए। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आपको बताना है। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर है 75 आपका। और एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है आपको बताना है। तो चलिए मैं बता दूं, एक प्रकाश जो इकाई वह है किसकी है भाई साहब, तो मैं लिख दूं फिर से यहाँ पे, दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, नोट कर लीजिए। चलेंगे 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन है ल्यूमेन इकाई है। तो ल्यूमेन, ये क्वेश्चन भी शायद मैंने कल आपको कराया था, ध्यान में होगा आपके। ल्यूमेन इकाई है जिसका PDF कल वाला PDF आज मिलता है, आपको पता है, और आज वाला आपको कल मिलता है। ल्यूमेन इकाई है किस चीज़ की, तो ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ल्यूमेन इकाई है किस चीज़ की है, तो ज्योति फ्लक्स की आपकी इकाई है ल्यूमेन। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 77 पे। हर्ट्ज इकाई है, इकाई क्या है, तो तरंगों की हर्ट्ज इकाई क्या है, तो तरंगों की आवृत्ति आपको नोट करना है। इस तरीके से घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, सिंपल ना दे करके। ओके, तो हर्ट्ज इकाई क्या है, तो भाई साहब तरंगों की आवृत्ति आपको नोट कर लेना है। चलेंगे ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है भाई साहब, तो ध्वनि प्रदूषण जिसे बोलते हैं, इकाई किससे ध्वनि में मापा जाता है, तो वो है डेसिबल में। आंसर DB स्मॉल d और B से डिनोट करेंगे। डेसिबल आपको नोट कर लेना है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। तो ध्वनि की इकाई किस में, इसको किस में नापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है।
डेसिमल ओके, डेसिबल ओके। हेड वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो वाशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 वाशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है Na2CO3। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 पे, और 80 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट जो होती है, इकाई है वो क्या? ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट आपको पूछ रहा है, तो वाट प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि वाट नोट करना है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर ऐसे बोलिए हिंदी में। तो हिंदी में रहे तो कंफ्यूज ना होइएगा, इंग्लिश में रहे तो भी कंफ्यूज ना हो, तो दोनों लिखिएगा, जिससे हो सकता है कुछ बच्चे नए हो जिसको प्रति वर्ग मीटर का मतलब ही समझ में ना आए, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा, दोनों लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। वाट प्रति मीटर स्क्वायर फिर वाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, दोनों ही, कोई भी हिंदी में रहे इंग्लिश में, उससे क्या करना है। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है भाई साहब, वो आपको बताना है, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि कैल्शियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र की बात करें तो CaNO3 और पूरा को ब्रैकेट में लेकर 2 यहाँ डाल देंगे, CaNO3 2 ओके, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा। संयोग में परिवर्तन की दर किसके समान होती है? तो वो होती है बल के ओके। संयोग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दे भी रखा है। संयोग परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के, संयोग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है ओके। तो संयोग में परिवर्तन की दर किसके समान होती है? तो वो होती है बल के, नोट कर लीजिए 82 नंबर क्वेश्चन। और संयोग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, तो नोट कर लेना है, संयोग परिवर्तन किसके बराबर होता है? तो आवेग में के बराबर होता है, संयोग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, तो नोट जरूर कर लीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 में यहाँ पे चलिए ऑप्शन आपके लिए मिल जाएगा, यहाँ पे निम्न में से कौन सी चाल की इकाई नहीं है वो आपको बताना है, कौन सी चाल की इकाई नहीं है वो आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है ओके। तो चाल की इकाई कोई नहीं है भाई, कौन सी नहीं है, और इसे मैंने टिक करके रखा है, जो यहाँ पे ये दे रखा है ना, यही आपकी चाल की इकाई है, मीटर स्क्वायर प्रति घंटा स्क्वायर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है, ये भी आपका राइट आंसर है। जो आपका राइट आंसर नहीं है वो हो जाएगा, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो ये चाल की इकाई दे रखी है, और ये लेकिन ये जो दे रखा है मीटर स्क्वायर प्रति घंटा, जो कि आपका गलत दे रखा है, जो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आघूर्ण या टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है वो आपको बताना है, आघूर्ण टॉर्क के एसआई यूनिट को आपको बताना है। तो न्यूटन मीटर यहाँ पे दे रखा है, आप लोग नोट कर लीजिए। आघूर्ण की बात कर ले या फिर टॉर्क की बात करें, कोई भी आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर ओके, न्यूटन मीटर इकाई होती है, आपको ध्यान में रखना है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 पे। बल के एसआई यूनिट शायद आपको सभी को पता होगा, बल का एसआई यूनिट। चलिए बल का ये तो पता होगा कि न्यूटन होता है। अगर बल का आपसे पूछ लिया जाए, फोर्स का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, तो मैंने कल क्लास में रिवीजन कराया था, तो मैंने आपको बताया F=ma। अगर इसका डायमेंशन निकालना हो तो m के लिए m, और इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए a के लिए क्या लिखते हैं, त्वरण का ma, और m क्या है भाई साहब, द्रव्यमान, और ये है त्वरण। तो m के लिए m, और a के लिए v/t, और v के लिए क्या लिखते हैं, तो v के लिए चलिए m का m लिखेंगे, और v के लिए LT -1 अपॉन t, और LT-2 mL/t-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो बीमा बनेगा mL/t⁻2 हो जाएगा, ये -2 है, तो आपको ध्यान में रखना है। जब डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, तो कि त्वरण का क्या होता है, त्वरण का अगर आपसे पूछ रहे द्रव्यमान का तो m ही होता है, त्वरण का क्या होता है LT-2, तो इससे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं बीमा ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 पे। त्वरण की एसआई यूनिट आपको बताना है, ऑलरेडी मैंने बताया त्वरण का एसआई यूनिट। चलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। मैंने कैसे बताया त्वरण का, त्वरण बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, ये माइनस नहीं है, बिल्कुल भी माइनस ना समझिएगा, वेग बटा समय। और वेग का क्या होता है, वेग का होता है LT-1 और t, तो LT-2 हो जाएगा ना त्वरण का बीमा। चलेंगे, और वेग का क्या हो जाए, वेग का बीमा LT-1 ओके, वेग का LT-1। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 में दिया है 1 किलोवाट घंटे कितने मेगाजूल के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा कितने मेगाजूल के बराबर होता है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, 1 किलोवाट घंटा कितने मेगाजूल के बराबर होता है, तो 3.6 मेगाजूल के बराबर आपका होता है। कितना जूल के बराबर, 3.6 मेगाजूल के बराबर आपका होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा 3.6 मेगाजूल के बराबर ओके। 88 पे आ चुके हैं। किलोवाट घंटा इकाई है तो विद्युत क्षमता की, किसकी इकाई है भाई साहब, तो किलोवाट घंटा विद्युत क्षमता की इकाई है, नोट कर लेना है।
किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत क्षमता की। आज आप लोग 100 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और बाकी आप लोग का सपोर्ट आएगा तो कल भी क्लास लगा दिया जाएगा, अदरवाइज़ इसको ऐसा ही रहने दिया जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89 पे। भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो होती है कैलोरी द्वारा। भोजन की ऊर्जा किसके द्वारा मापी जाती है? तो कैलोरी द्वारा मापी जाती है। भोजन की ऊर्जा किसके द्वारा मापी जाती है? कैलोरी द्वारा मापी जाती है। कैलोरी मापी जाती है, कैलोरी में ही ना मापा जाए, किसके द्वारा? तो कैलोरी में ही ना मापते हैं कितना कैलोरी। चलेंगे 90। उसमें मान के इकाई क्या है? तो के जूल और प्रति केजी, के जूल प्रति ओके। उसमें हम मात्रा की इकाई जो होती है वो क्या होती है? के जूल का मतलब केल्विन जूल, राइट ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम अपने 91 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 91 में दे रखा है विद्युत चालकता का मात्रात्मक इकाई क्या होता है? तो विद्युत चालकता का मात्रात्मक इकाई क्या होता है? ओम होता है भाई साहब। तो नोट जरूर कर लीजिएगा, विद्युत चालकता का मात्रात्मक इकाई क्या होता है? तो नोम आप नोट कर लीजिएगा। विद्युत चालकता का मात्रात्मक इकाई क्या होगा? ओम होगा। एंड चलेंगे ऊष्मीय ऊर्जा के मानक एसआई यूनिट क्या है? तो ऊष्मीय ऊर्जा के मानक एसआई यूनिट जो होते हैं भाई साहब आपके ऊष्मीय ऊर्जा के मानक एसआई यूनिट जो होते हैं वो होते हैं जूल। तो आप नोट कर लीजिए ऊष्मीय ऊर्जा, अगर जब भी ऊर्जा वगैरह की बात है तो इस तरीके से आपको ध्यान ऊष्मीय ऊर्जा के मानक जो आपके होते हैं एसआई यूनिट जूल आपको नोट कर लेना है। टेस्ला प्रेरण की इकाई है, आपको नोट करना है। टेस्ला किसकी इकाई है? प्रेरण की। और प्रेरकत्व की पूछ ले तो क्या बताएगा? प्रेरकत्व की पूछे तो प्रेरकत्व की आपको बताना है हेनरी। ओके, प्रेरकत्व की हेनरी बताना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 92 पे। 92 में दे रखा है हमारा विद्युत आवेशों की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत आवेशों की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई, तो विद्युत आवेशों की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई होती है जो वो होती है कूलम्ब, या फिर गुलाम हिंदी में लिखिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 पे। 93 तक कंप्लीट किया और 100 तक ये आज डिस्कस करेंगे। फैराडे की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो फैराडे की मात्रात्मक इकाई क्या होती है भाई साहब? तो होती है आपका धारिता। फैराडे की मात्रात्मक इकाई क्या है? वो है धारिता है भाई साहब। चलेंगे 95 पे। प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का वोल्ट प्रति एम्पियर, तो नोट कर सकते हैं, या फिर वोल्ट प्रति वर्ग एम्पियर आपको ध्यान में रखना है। वर्ग मैं बोल रहा हूँ, वोल्ट प्रति एम्पियर, वर्ग नहीं, मेरा भी दिमाग कहाँ गया। वोल्ट प्रति एम्पियर नोट कर लीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 96 पे। चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे जो कंफ्यूज करता है बच्चों से पूछा जाता है एग्जाम में, अधिकतर यही पूछता है विद्युत फ्लक्स, और उनको ध्यान क्या रहता है? चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की जगह पे वेबर वाला ऑप्शन भी टिक रहता है, और यहाँ पे बच्चे जो अधिक से 90% बच्चे यहाँ पे टिक करके आ जाते हैं। विद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो होता है अंतर्राष्ट्रीय, वो वेबर टिक करके आ जाता है, जो कि गलत हो जाता है। तो चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और विद्युत फ्लक्स का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट। ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97 पे। भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई ऑलरेडी मैंने बता रखा है। धारिता का एसआई जो मात्रा इकाई होता है वो फराडे होता है। धारिता का एसआई यूनिट क्या होता है? फराडे होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98 पे। और 98 पे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? चलिए 98 पे हम आ चुके हैं। 98 में दे रखा है विद्युत प्रतिबाधा की अंतर्राष्ट्रीय मात्रा इकाई क्या है? ओके, तो इसका देता है ओम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा ओम, OHM, या तो इंग्लिश में लिखा हो, इस तरह लिखा हो, या फिर इस तरह के सिंबल में दिया हो, तो आपको ध्यान में रखना होगा। चलेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रासायनिक रूप में बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। रासायनिक रूप में बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ओके, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा, NaHCO3। ओके, यहाँ पे C है, NaHCO3। रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा के जो रूप में माना जाता है उसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप नोट कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए, लास्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए RH कारक इसका नाम प्राप्त होता है रिसर्च बंदर। RH कारक इसका नाम प्राप्त होता है रिसर्च बंदर। तो आपको नोट कर लेना। एक इम्पॉर्टेंट ये नोट कर लीजिए आपके लिए, स्टार के लिए। कार्ल रेंडर टीनर ने यह पता लगाया था। कार्ल रेंडर टीनर ने क्या पता लगाया था भाई साहब? जल्दी से बताइए तो, क्या पता लगाया था? कार्ल रेंडर टीनर ने जो पता लगाया था वो किस चीज़ का पता लगाया था? हम देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो पता लगाए थे किसका? RH फैक्टर का। कार्ल रेंडर जो टीनर थे वो किस चीज़ का पता लगाए थे? तो RH फैक्टर का इन्होंने
पता लगाया था। चलिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया एग्ज़ाम के लिए। अगर बात कर ले और भी कुछ अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे घनत्व का अगर पूछ लिया जाए, चलिए क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूँ। घनत्व का आपसे इकाई पूछ लिया जाए तो घनत्व का क्या होता है? सापेक्षिक घनत्व अगर आपसे पूछ लिया जाए, सापेक्षिक घनत्व का इकाई, तो आप क्या बोलेंगे? तो इसमें कोई नहीं इकाई नहीं होता है, नो यूनिट कोई नहीं। ओके, आपको ध्यान में रखना है। पार्सेक किसकी इकाई है? चलिए बताइए, पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक इकाई है किसकी इकाई है भाई साहब? तो यह है भाई साहब खगोलीय दूरी। नोट कर लीजिए, खगोलीय दूरी की। चलिए 100 क्वेश्चन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आप चाहते हैं कि अब जल्दी आप लोग को लिए लेके आ जाए तो आप लोग को करना क्या है? वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। अगर सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं, और मतलब यहाँ तक आपने देखा है तो ज़रूर आपका सपना कोस्ट गार्ड ही है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और फिजिक्स का बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि जो मैंने कंप्लीट रिविज़न जो फार्मूला कराया था उसका PDF प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए बच्चों, अगर उस वीडियो पे अगर आपका 1000 व्यूज़ ऐसे ही आता है, 1000 व्यूज़ ऐसे ही आएगा, उस PDF को मैं प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये आपको रखना होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जब भी आ जाएगा, आज या कल तो आप लोग को आज ही या फिर कल तक तो प्रोवाइड कराना ही कराना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।